एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 2 है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। सबसे पहले इससे हमने देखा था कि प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन हमने देखी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के एग्जांपल्स फिर कुछ देखे हैं। 3 टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं, वो तीनों टाइप हमने देखे हैं। फिर जो ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, किस कंडीशन पे होगा वो देखा है। तो उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। फिर उसके बाद जो ये सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कब कन्वर्जेंट होगा कब डाइवर्जेंट होगा वो हमने देखा है। तो उसके बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। फिर 2.1 करी है, यहाँ तक कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको एक कंपैरिजन टेस्ट बताऊंगी फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट 1। कंपैरिजन टेस्ट 1 के अंदर क्या है कि अगर आपके एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं इस तरह से कि हर एक एक्स की वैल्यू पे फंक्शन एफ की वैल्यू कम आती है, किससे कम आती है? जी फंक्शन से, ठीक है। और ये फॉर ऑल एक्स चाहे कुछ भी हो, कौन से इंटरवल में? इस इंटरवल में हो। अब देखो इंटरवल को किस तरह से लिखा हुआ है, ए की साइड से ओपन है, बी की साइड से क्लोज्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि ए पे जो है ना, जो ये फंक्शन है वो क्या है? इनफाइनाइट बना रहा है। तो ए वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ए इज़ द ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस इंटरवल के अंदर, इसीलिए इस इंटरवल को हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम जी के लिए चेक करेंगे। अगर जी कन्वर्जेंट है तो एफ अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और ए इन दोनों फंक्शंस के लिए ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है इस इंटरवल के अंदर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा जी ऑफ एक्स से कम है, तो अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स हमेशा ही कन्वर्जेंट होगा, और अगर एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है तो जी ऑफ एक्स जो है वो भी डाइवर्जेंट होगा। ये सिर्फ ध्यान रखनी है, थ्योरम प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट 2 जनरली यूज़ होता है, ये वाला 1 यूज़ नहीं होगा। तो 2 में क्या है? एफ और जी दो पॉजिटिव फंक्शन है इस इंटरवल में, वैसे लिखा है, इसका मतलब ए ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और अगर ये चीज़ आपको दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स पे आप लिमिट लगाते हो इक्वल टू एल आ गया, जहाँ पे दोनों इंटीग्रल्स जो हैं, मतलब अगर एफ और जी आपको दो पॉजिटिव फंक्शंस दे रखे हैं इस इंटरवल के अंदर और दोनों के लिए जो ए है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट है, और अगर ऐसा कुछ आता है, मतलब अगर एफ एक्स बाई जी एक्स कर रहे हो, लिमिट लगा रहे हो उस पर एक्सटेंड्स टू ए क्या है? ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और आंसर कुछ एल आ रहा है, और जो ये एल है वो जीरो और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर होना चाहिए। तो दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, एक थ्योरम ये आपने, ठीक है। अब मान लो एल आपका 0 के बराबर आ गया तो क्या करोगे? अगर एल आपका 0 के बराबर आ जाता है तो हम जी को चेक करेंगे। अगर जी फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है तो एफ भी कन्वर्ज करेगा। अगर यहाँ पे एल आपका इन्फिनिटी आ गया तो एल अगर आपका इन्फिनिटी आ गया तो जी को चेक करेंगे। जी अगर डाइवर्ज कर रहा है तो एफ को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, एफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये कंपेरिजन टेस्ट थे, प्रूफ देखने की ज़रूरत इसकी भी नहीं है। अब जो मेन जो चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो आपकी ये है, इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। ये दो आपको बताए गए हैं इसमें। पहला हम देखते हैं, ये आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है, ये कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ लेस देन 1, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि जो ये वाला इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर होगा, जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्जेंट होगा जब n लेस देन 1 है, और जब n लेस देन 1 है तो ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। ये आपको प्रूफ करना है, इफ़ एंड ओनली यानी कि दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे। अब देखो ये आपको इंटीग्रल दे रखा है, मान लो मैं इस n को मान लेती हूँ लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये n मैंने मान लिया लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर n 0 से कम है यानी कि इसकी पावर नेगेटिव हो गई तो ये ऊपर आ गया, और फिर जब लिमिट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा आपका इसका, ठीक है। सिमिलरली जब इसमें n को 0 पुट करो तो यहाँ 1 बन गया, तो ये इंटीग्रल इन्फिनिटी तो नहीं बना, तो कैसा इंटीग्रल बन गया? प्रॉपर। यानी कि जब इस n की वैल्यू 0 या उससे कम है तो जो ये इंटीग्रल है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है, ये कैसा हो गया? प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, ठीक है। और तो ये तो हमने कब लिया है? जब n की वैल्यू 0 है या 0 से कम है, तो तब ये इंटीग्रल कैसा है? प्रॉपर है। जब n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब ये इंटीग्रल कैसा है? इम्प्रॉपर है। और उस केस में जो a है इट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कैसे? जब यहाँ पे x की जगह a पुट करो तो 0 आ जाएगा, और 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये इतना समझ में आया लाइन, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया कि जब 0 या 0 से कम है तो ये इंटीग्रल प्रॉपर है, तो वो कन्वर्जेंट तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि भाई
अब आपका इंटीग्रल जब 0 से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब आप 2 केस बनाएंगे इसमें कि जब आपका जो ये n है ये आपका नॉट इक्वल टू 1 है, और दूसरा केस जब आपका जो ये n है ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखो जब आपका n नॉट इक्वल टू 1 है तो ये है ना, इसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर मान लो ये है आपका, ये पॉइंट A है जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो A में कुछ एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए हमने A को चेंज कर दिया A प्लस एप्सिलॉन से। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, ठीक है, 2.1 से पहले। ये B एज इट इज़ एप्सिलॉन को टेंड टू 0 कर दिया, और ये इस तरह से सिंपल आपने क्या करा है, इसका पहले x माइनस a को ऊपर माइनस n कर दिया पावर, फिर उसका इंटीग्रेशन करा है, एंड फिर ये जो लिमिट्स है ये लगाई है आपने, ठीक है। अब देखो अब आपका n नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब n या तो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है ना। अब मान लो n 1 से छोटा है, मतलब हमने 0 ले लिया, बाय चांस हमने n जो 1 से छोटा है हमने 0 ले लिया, तो जब यहाँ मैं 0 पुट करूँगी तो एप्सिलॉन की पावर -1 इसको ऊपर लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन बन जाएगा ना, एप्सिलॉन की पावर देखो यहाँ मैंने 0 ले लिया तो एप्सिलॉन की पावर -1 इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो माइनस एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा। फिर जब एप्सिलॉन को 0 टेंड कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा पूरा, सिर्फ ये इतना पार्ट बच जाएगा ना। तो जब n लेस देन 1 है तो ये बच गया। जब n ग्रेटर देन 1 है, अब n ग्रेटर देन 1 है, मान लो यहाँ लिखती हूँ मैं 2, तो एप्सिलॉन की पावर 2 - 1 यानी कि एप्सिलॉन की पावर 1, तो 1 बाय एप्सिलॉन है ये, है ना, एप्सिलॉन की पावर 1 है। अब एप्सिलॉन को 0 पुट कर रही हूँ तो 1 बाय 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू जब n ग्रेटर देन 1 है तब इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि जब इस इंटीग्रल के केस में जब ये n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है तो ये इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, तो ये डाइवर्जेंट है। और जब लेस देन 1 है तो ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जब आपका n लेस देन 1 है यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 0 पे और उससे कम पे तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, हम इम्प्रॉपर पढ़ रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करी जा रही है यहाँ पे। जब 0 से 1 के बीच में n लाई करता है तब जो ये इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्ज करता है। अब सेकंड केस देखते हैं, जब n इक्वल टू 1 है, तो भाई n इक्वल टू 1 है तो ये x माइनस a बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब a पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी था तो a प्लस एप्सिलॉन कर दिया, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कर दिया। इसका क्या लिया, डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करके ये लिमिट्स पुट करी हैं, ये डायरेक्ट इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब जब n इक्वल टू 1 है तब ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है जब n लेस देन 1 है, और डाइवर्जेंट है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, ये पेपर में आ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल पेपर में आते हैं हर बार। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये दे रखा है, अब की बार कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ लेस देन 1, अब ये हमें दिखाना है, तो ये आपको गिवन इंटीग्रल दे रखा है। अब वही केस यहाँ बनेगा जब आपका n लेस देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली जब यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 0 था तो जो ये इंटीग्रल था ये प्रॉपर इंटीग्रल था और कन्वर्जेंट है। सिमिलरली जब ये वाला इंटीग्रल जो है आपका जब n लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल है और ये कन्वर्जेंट होगा। अब जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये इम्प्रॉपर है, सेम जो यहाँ पे सेम बात चल रही है यहाँ तक, तो ठीक है। जब n ग्रेटर देन 0 है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और b जो है इट विल बी द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ भी 2 केस बनेंगे, जब n नॉट इक्वल टू 1 है और जब n इक्वल टू 1 है। जब n नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो या तो n लेस देन 1 होगा या n ग्रेटर देन 1 होगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। जब n ग्रेटर देन 1 आ रहा है आंसर इन्फिनिटी आ रहा है इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, तो यानी कि जब n ग्रेटर देन 1 है आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये इंटीग्रल व्हेन n इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 इक्वल टू बोला है मैंने तो गलत बोला है, ठीक है, ध्यान रखना, n ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके। तो ये इंटीग्रल जब n ग्रेटर देन 1 है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब जब n ग्रेटर देन 1 है तो इस जो ये इंटीग्रल है डाइवर्जेंट है, डाइवर्ज करता है। सिमिलरली जब n की वैल्यू 0 1 के बीच में तो ये कन्वर्ज करेगा। जैसे पिछला पार्ट किया पार्ट 1 वैसे ही हमने ये करा सिंपल तरीके से। फिर जब n इक्वल टू 1 है तो हमने सिंपल ये सॉल्व किया है, इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो यानी डाइवर्ज करेगा जब n इक्वल टू 1 है। जब n इक्वल टू 1 है और जब n ग्रेटर देन 1 है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज कर रहा है, और जब n लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 जो है उसको बिगिन करेंगे।